हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आज जो आपके सामने बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जहां पर पेंगोंग झील के पास चाइना के खिलाफ मोर्चा बंदी कर दिया गया है। दोस्तों बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। साथ ही आपको बताएंगे जहां भारत नेपाल की बढ़ती नजदीकी से घबरा गया है चाइना, और नेपाल को लेकर चाइना उठा रहा है ये बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबरें आपके सामने कर आए तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते हैं और खुला समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइन, जहाँ पर परमाणु वैज्ञानिक की हत्या पर भड़के ईरानी राष्ट्रपति, इजराइल से बदला लेने की खाली है कसम। बताएंगे पूरी बात। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर लद्दाख में चारों खाने चित हुआ ड्रैगन फैला रहा है झूठ। अब कोरोना वायरस को लेकर भारत पे मढ़ रहा है इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा चाइना ने कोरोना वायरस को लेकर दोस्तों भारत के खिलाफ। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर ओवैसी के गढ़ में योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त हुआ स्वागत। बताएंगे दोस्तों लोगों ने कौन सा गाना बजाया वहां पर। बड़ी अच्छी खबर आ रही है। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर 1 दिसंबर से इस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी जरूरी खबर दोस्तों, बदलने वाला है पैसा निकालने का नया तरीका, नया नियम। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं पहली और सबसे एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर चाइना के खिलाफ मोर्चा बंदी। पेंगोंग झील के पास मार्कोस कमांडो तैनात, पहले से डटे हैं गरुड़ व पैरा कमांडो। जी हाँ दोस्तों, भारत और चाइना के बीच जारी सीमा गतिरोध के बीच पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो बल को तैनात कर दिया गया है। नौसेना के विशेष मरीन कमांडो बल को मार्कोस कहा जाता है। यहाँ गतिरोध के पहले दिन से ही भारतीय वायुसेना के गरुड़ और भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो डटे हुए हैं। नौसेना के मरीन कमांडो को संक्षिप्त में मार्कोस कहा जाता है। आपको बता दें, सरकारी सूत्रों ने बताया कि मरीन कमांडो की तैनाती का मकसद 3 सेवाओं के एकीकरण को बढ़ाना और अत्यधिक ठंड के मौसम की स्थिति में नौसैनिक कमांडो को एक्सपोजर प्रदान करना है। सूत्रों ने कहा कि मार्कोस की पेंगोंग झील के क्षेत्र में तैनाती किया गया है, जहां भारतीय और चीनी सेना इस साल अप्रैल मई के बाद से संघर्ष की स्थिति में है। उन्होंने आगे कहा कि नौसेना के कमांडो को भी जल्द ही झील में ऑपरेशन के लिए नई नावें मिलेंगी। कई दौर की वार्ता के बाद भी गतिरोध जारी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध के बीच आर्मी और वायुसेना के जवान शुरू से ही यहाँ डटे हुए हैं। भारत और चाइना के बीच अब तक कई दौर वार्ता हो चुकी है। इसके बाद भी पूर्वी लद्दाख से सेना के हटाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इससे अब ये लगभग तय हो गया है कि दोनों ही देशों के सैनिकों को जमा देने वाली ठंड के बीच आने वाले कई महीने तक बने रहना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर। और जिस प्रकार से चाइना दोस्तों पीछे नहीं हटने वाला और नहीं हटता है, ऐसे में भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है। और वो चाहे कपा देने वाला ठंड हो या जला देने वाली गर्मी हो, हमारी भारतीय सेना को भी तैनात रहना पड़ेगा ताकि चाइना से हर संभव और उसको मुकुल जवाब दिया जा सके। ऐसे में दोस्तों लद्दाख से ये बड़ी खबर थी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जरूर बताइएगा। और अपने भारतीय सैनिकों के मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, 2 बातें जरूर लिख दीजिएगा। एक और खबर की अगर माने तो भारत नेपाल की बढ़ती नजदीकियों से घबरा गया है चाइना, रक्षा मंत्री को काठमांडू भेज रहा है जिनपिंग। जी हाँ दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच बढ़ती नजदीकी से चाइना सख्ते में आ गया है दोस्तों। हाल में ही भारत के कई अधिकारियों के ताबड़तोड़ नेपाल दौरे को देखते हुए जिनपिंग प्रशासन ने भी अपने रक्षा मंत्री को काठमांडू भेजने का फैसला किया है। नेपाली विदेश मंत्रालय के अनुसार चाइना के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंघी रविवार को नेपाल की यात्रा पर आएंगे और देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार अपनी 1 दिन की यात्रा के दौरान स्टेट काउंसलर वेई राष्ट्रपति
श्रीमती विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के शिष्टाचार के नाते मुलाकात करेंगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीनी रक्षा मंत्री नेपाली सेना के प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा से भी मुलाकात करेंगे। वही उसी शाम पेइचिंग वापस लौट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पीएम ओली ने काठमांडू में तैनात चाइना के राजदूत हाओ यांकी से दो टूक कहा है कि वे किसी दूसरे देश की सहायता के बिना ही अपनी पार्टी के भीतर की चुनौतियों से निपट सकते हैं। आपको बता दें कि नेपाल में पीएम ओली के खिलाफ सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड ने फिर से मोर्चा खोला हुआ है। यांकी शुरू से ही ओली के पक्ष में खुलकर लॉबिंग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चीनी राजदूत के साथ नेपाल के रूढ़ रवैये को लेकर दोस्तों चाइना और घबरा गया है और उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारत के साथ नेपाल के फिर से अच्छे संबंध ना बन जाए, जिसको लेकर रक्षा मंत्री को काठमांडू भेजा जा रहा है चाइना की तरफ से। इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि अभी नेपाल और चाइना के बीच में लोहा गर्म है, भारत को इस पर हथौड़ा मार देना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो परमाणु वैज्ञानिक की हत्या पर भड़के ईरानी राष्ट्रपति इजराइल से बदला लेने की खाई है कसम। बता दें आपको, ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादेह की हत्या से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी गरमाई हुई है। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने वैज्ञानिक की हत्या को लेकर सीधे सीधे इजराइल पर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि उनका देश अपने वैज्ञानिक की हत्या का बदला लेने के लिए जवाबी कार्यवाही भी करेगा। राज्य टेलीविजन पर अपने संबोधन के दौरान रूहानी ने कहा कि हमारे लोग बुद्धिमान हैं, वे इजराइल के जाल में नहीं फंसेंगे। उचित समय पर ईरान निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिक की शहादत का जवाब देगा। डॉक्टर फखरीजादेह को ईरान के लिए परमाणु हथियार विकसित करने का मास्टरमाइंड माना जाता है। देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनेई ने के मिलिट्री एडवाइजर हुसैन देहगान ने हत्या का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा कर ली है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके दोषियों पर बिजली बनकर कहर बरपाएगा ईरान। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ईरान पूरी तरह से प्रतिज्ञा और कसम खाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों इस साइंटिस्ट के मौत का, हत्या का बदला लेने को लेकर। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि इजराइल ने ये हत्या करवाया होगा दोस्तों, आपका क्या कहना है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो लद्दाख में चारों खाने चित हुआ ड्रैगन फैला रहा है अब झूठ। चीनी वैज्ञानिक बोले कि भारत से दुनिया के अन्य देशों में फैला है कोरोना। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही हास्यास्पद खबर आ रही है। आपको बता दें कि भारत से पूर्वी लद्दाख में महीनों से जारी सीमा विवाद में मुंह की खाने के बाद अब चाइना की बौखलाहट समय समय पर सामने आती रहती है। हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दावा किया है जिससे उल्टा उसका ही मजाक उड़ने लगा है। दरअसल चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैला था। गौरतलब है कि पूरी दुनिया को पता है कि पिछले साल कोरोना वायरस का पहला मामला चाइना के वुहान शहर में सामने आया था और फिर वहीं से दुनिया के अन्य देश महामारी की चपेट में आते गए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दुनिया में कोरोना वायरस पर घिरे चाइना ने दूसरे देशों पर उंगली ना उठाई हो। इससे पहले भी चीन, इटली और अमेरिका पर कोरोना वायरस को लेकर बिना किसी सबूत के आरोप लगा चुका है। तो वहीं WHO भी कोरोना के पैदा होने की जानकारी जुटा रहा है। चाइना ने भारत पर यह आरोप तब लगाया है जब दोनों देशों के बीच लद्दाख में सीमा को लेकर तनावपूर्ण स्थिति जारी है। ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से चाइना भारत पर कोरोना वायरस को लेकर आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि कोरोना वायरस सबसे पहले भारत से उत्पन्न हुआ, इस पर दोस्तों आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे इस चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और भारी मात्रा में इस पर कमेंट करिएगा और साथ ही इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, जिससे अन्य लोग भी इसमें अपना सहयोग दे सकें। एक और खबर की अगर माने तो श्रीलंका से खबर आ रही है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कोलंबो में एक त्रिपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को कोलंबो में एक त्रिपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। इस उच्च स्तरीय बातचीत में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हुई है। इससे पहले इस तरह की बैठक 2014 में नई दिल्ली में हुई थी। श्रीलंका में मौजूद भारतीय उच्च आयोग ने बताया
बताया कि इस दौरान श्रीलंका के डिफेंस सेक्रेटरी रिटायर्ड मेजर जनरल कमल गुणारत्ने और मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी और भारत की ओर से अजीत डोभाल मौजूद रहे। श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणावर्धने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। जी हाँ दोस्तों, एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि तीनों देशों ने क्षेत्र में वर्तमान समुद्री सुरक्षा वातावरण का जायजा लिया और समुद्री जागरूकता, मानवीय सहायता, आपदा राहत, संयुक्त अभ्यास, क्षमता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और समुद्री प्रदूषण के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर चर्चा की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अजीत डोभाल के इस बड़े कार्य को लेकर आप उनके कार्य से सहमति दिखाते हैं दोस्तों, हाँ या ना जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो बेलारूस से खबर, जहां इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति लुकाशेंको, अगस्त से ही सड़कों पर डटी है वहां की जनता। जी हाँ दोस्तों, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने हाल में ही पद छोड़ने के संकेत दिए हैं। वो पिछले 26 साल से बेलारूस की सत्ता पर काबिज हैं। लुकाशेंको को यूरोप के आखिरी तानाशाह के रूप में जाना जाता है। 9 अगस्त को हुए चुनाव में लुकाशेंको ने विवादास्पद जीत हासिल की थी, जिसके बाद से ही वहां की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। लगभग रोज राजधानी मिन्स्क सहित कई शहरों में राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर थी। एक और खबर की माने तो पाकिस्तानी हिंदुओं पर इमरान सरकार के बाद अब कट्टरपंथियों का कहर, हमला कर घरों से खंदेड़ा बाहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बड़ी ही भयावह स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों पाकिस्तानी हिंदुओं को लेकर। आपको बता दें कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के लिए बदनाम सिंध सूबे में हिंदू भील जाति के कई मकानों को स्थानीय सरकार ने तोड़ दिया है। जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो सरकार को दबाव में कार्रवाई को रोकना पड़ा, लेकिन अब कट्टरपंथियों की भीड़ ने टूटे फूटे घरों में रह रहे हिंदुओं को हमला करके खदेड़ दिया है। आपको बता दें पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता राहत आस्टीन ने इस घटना का वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कुछ दिनों पहले ही सिंध सूबे के खिप्रो के प्रशासन ने हिंदू भील समुदाय के मकानों को ढा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने कार्रवाई तो रोक दी, लेकिन कट्टरपंथियों की भीड़ ने गरीब बेसहारा हिंदुओं पर हमला कर उन्हें खदेड़ ही दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले में कई पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर इस तरह का अभद्र व्यवहार दोस्तों और उनके घरों को तोड़कर उनको घर से बेघर कर देना और बेघर करने के बाद भी उन पर हमले करना दोस्तों, इस तरह की उनके खिलाफ अत्याचार को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए अपने हिंदू भाई बहनों के लिए दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चाइना की युद्ध की है तैयारी, सैनिकों से बोले शी जिनपिंग, कहा मौत से मत डरो। जी हाँ दोस्तों, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों से कहा है कि वे मौत से नहीं डरे और युद्ध जीतने की तैयारी करने पर खुद को फोकस करें। मिलिट्री कमांडर्स को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने यह बात कही है दोस्तों। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को जिनपिंग ने सैनिकों से कहा कि युद्ध की स्थिति के लिए जरूरी ट्रेनिंग तेज कर दो। इससे कुछ हफ्ते पहले भी जिनपिंग ने सैनिकों को संबोधित करते हुए ऐसी ही बात कही थी और फिर से ऐसी ही बात दोहराते हुए जिनपिंग नजर आए दोस्तों। इसको लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और चाइना लगता है युद्ध चाहता ही है दोस्तों, ऐसे में आप भारत सरकार को क्या सजेशन, क्या राय देना चाहेंगे दोस्तों चाइना को लेकर? जिस प्रकार से भारत ने कितनी बार बातचीत से चाइना का विवाद सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी चाइना मानने को तैयार नहीं है। क्या ऐसे में आपको नहीं लगता कि अब भारत को भी चाइना को घर में जाकर के मार कर आना चाहिए दोस्तों और चाइना को अच्छा खासा खुराक मिलना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो लद्दाख में खराब गर्म कपड़ों से चीनी सेना के हुई हालत खराब। 12,000 फीट की ऊंचाई पर अनुभवहीन सैनिकों के हौसले हुए पस्त। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख सेक्टर में जैसे जैसे तापमान नीचे गिरता जा रहा है, चीनी सेना की हालत खराब होने लगी है। सर्दी बढ़ते ही तापमान तेजी से गिर रहा है और ऐसी स्थिति में अनुभवहीन चीनी सैनिकों की दुर्गति शुरू कर दी गई है। इन दिक्कतों को चीनी सरकार से उपलब्ध खराब गर्म कपड़ों ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। ज्ञात हो कि पूर्व में गर्मी के मौसम में गलवान घाटी और पेंगोंग में भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीछे खदेड़ दिया
था, जिसके बाद से ये सैनिक अपने क्षेत्र में 12,000 फीट की ऊंचाई बने हुए हैं। इन्हें इतनी ऊंचाई पर तैनाती का कोई अनुभव नहीं है। चाइना की सरकार ने भी उन्हें ऐसे कपड़े उपलब्ध कराए हैं जो 9,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर काम ही नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि चाइना का कहना है कि उन्होंने चाइना का सबसे बढ़िया माल इस कपड़े में उपयोग किया है और उनके लिए स्पेशल कपड़े बनाए गए। लेकिन दोस्तों, चाइना का माल तो चाइना ही होता है। अगर आप भी मानते हैं कि चीनी सेना में पहली बात तो बल नहीं है दोस्तों, शौर्य नहीं है और अपने बल पर जीतने का करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले डीडीसी चुनाव में बम्पर वोटिंग कुल 51.76% हुआ है मतदान। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर थी। एक और खबर की अगर माने तो यूनाइटेड किंगडम में गांधी जी और विंस्टन चर्चिल की मूर्तियां गिराई जा सकती हैं, जिसको लेकर बड़ा ही कयास लगाया जा रहा है दोस्तों। वजह अगर आपको बताएं, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और महात्मा गांधी की मूर्तियां गिराई जा सकती है। दरअसल ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि गुलामी और उपनिवेशवाद में शामिल होने की समीक्षा करने वाली वेल्श सरकार की रिपोर्ट में विंस्टन चर्चिल और महात्मा गांधी दोनों का नाम शामिल है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो ओवैसी के गढ़ में पहुंचे योगी आदित्यनाथ, जिनका जबरदस्त तरीके से हुआ है स्वागत। पूरे शहर में गूंजा आया आया शेर आया का नारा। जी हाँ दोस्तों, छतों से फूलों की बारिश भी हुई है। बता दें आपको, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रोड शो के दौरान आया आया शेर आया, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, योगी योगी जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगन भेदी नारे लगे हैं दोस्तों। यूपी के सीएम को देखने के लिए लोग इतने उत्साहित थे कि सड़कों, घरों की छतों और खिड़कियों पर जमे हुए थे, तो वहीं से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे थे। पूरे रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के हैदराबाद में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त स्वागत हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के जीदी मेतेला में निकाय चुनाव यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो किया। रोड शो के दौरान राष्ट्रवादी नारे गूंजते रहे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लोग घरों की छतों से फूल की बारिश भी कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से योगी जी का स्वागत असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में हुआ है दोस्तों, इसको लेकर आप क्या कयास लगा सकते हैं, जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगर आप भी भारत के लिए सच्ची श्रद्धा और सच्चा प्रेम रखते हैं तो दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को NDB का सहारा, $30 करोड़ का लोन मंजूर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में नकदी संकट से डूबती अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के लिए एशियाई विकास बैंक यानी NDB ने $30 करोड़ अमेरिकी डॉलर के नीति आधारित ऋण की मंजूरी दे दी है। G20 समिट के 14 सदस्य देशों से पाकिस्तान को $80 करोड़ के लोन में छूट मिलने के बाद ADB ने ये बड़ी घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो महारानी एलिजाबेथ से भी ज्यादा अमीर है ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि की पत्नी। संपत्ति का ब्यौरा छिपाने के आरोप में घेर लिया गया है। इनको बता दें, ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी की संपत्ति के बारे में जानकारी न देने के आरोप से घिर गए हैं। यहाँ के एक अखबार द गार्जियन ने अपनी खोजी रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया है कि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति करोड़ों पाउंड की शेयरों की मालिक हैं। इसके अलावा वे कई कंपनियों में डायरेक्टर भी हैं। आरोप ये है कि ऋषि सुनक ने सरकारी रजिस्टर में इस बारे में जानकारी नहीं दी, जबकि ब्रिटिश नियमों के मुताबिक हर मंत्री के लिए अपनी और अपने जीवन साथी की तमाम संपत्तियों को घोषित करना अनिवार्य होता है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो किसान आंदोलन पर बोले अमित शाह, कहा हर समस्या और मांग पर सरकार विचार करने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शनिवार को कहा है कि सरकार किसान की हर मांग समस्या पर विचार करने के लिए तैयार है। अमित शाह ने किसानों को बातचीत करने का न्योता दिया है। सरकार ने कहा है कि अगर किसान जल्द बातचीत करना चाहते हैं तो फिर वे प्रदर्शन कर
करने के लिए दी गई जगह पर शिफ्ट हों और फिर अगले दिन सरकार उनसे चर्चा करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील करता हूं कि भारत सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। किसानों को कृषि मंत्री ने 3 दिसंबर को बातचीत करने के लिए बुलाया है। सरकार किसानों की मांगों और सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि कई स्थानों पर किसान इस ठंड में अपने ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों के साथ रह रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको बड़े मैदान में ले जाने के लिए तैयार है। कृपया आप वहां जाइए, आपको वहां कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी। जैसा कि आप दोस्तों ट्वीट भी देख पा रहे होंगे, इस पर आपकी क्या राय है? और ऐसे में दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? दोस्तों कारण जरूर लिखकर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां वैक्सीन को विकास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लिया सीरम इंस्टीट्यूट का जायजा। कोरोना वैक्सीन की प्रगति पर मिली अहम जानकारी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में बन रही वैक्सीन का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार को देश की 3 प्रयोगशालाओं के दौरे पर हैं। वे सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जाइडस कैडिला के प्लांट में कंपनी के टीके की 1.5 घंटे समीक्षा की। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भारत बायोटेक के प्लांट में टीके के विकास की समीक्षा की। तो वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास और निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन के लॉन्च के समय उत्पादन और वितरण व्यवस्था का जायजा भी लिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर माने तो फार्मर प्रोटेस्ट यानी किसान आंदोलन को लेकर खबर, जहां हरियाणा के सीएम का बड़ा बयान, कहा मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। इससे पहले हरियाणा के सीएम खट्टर ने पलटवार करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट करके कहा था कि कैप्टन अमरिंदर जी, मैंने पहले ही कहा है और मैं इसे फिर कह रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर एमएसपी पर कोई परेशानी होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में खट्टर जी के बात का आप समर्थन करते हैं दोस्तों? हाँ या ना जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, जहां 1 दिसंबर से बदल रहा है पैसा निकालने का नया तरीका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के यानी पीएनबी बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल पीएनबी 1 दिसंबर से कैश निकालने का नियम बदलने का ऐलान किया है। बैंक के मुताबिक नया नियम काफी सिक्योर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर से पीएनबी वन टाइम पासवर्ड बेस्ट कैश विड्रॉल सुविधा लागू करने जा रही है। पीएनबी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एक बार में 10,000 रुपए से ज्यादा की कैश निकासी अब ओटीपी बेस्ड होगी। जी हाँ दोस्तों, ये नियम 1 दिसंबर से रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच लागू होगा। मतलब ये है कि इस समय अवधि में 10,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट निकालने के लिए पीएनबी ग्राहकों को ओटीपी की जरूरत होगी। इसके लिए ग्राहक अपना मोबाइल साथ लेकर जाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी। और कितने लोग का पीएनबी में अकाउंट है दोस्तों, और आपके लिए बेहद जानकारी थी और आपको ये जानकारी सुनकर अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर